नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सर और एग्जाम क्रैकर्स के इस शानदार और ज्ञानवर्धक एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक में गोता लगाने वाले हैं जो जितना रहस्यमयी है उतना ही दिलचस्पी। हम बात कर रहे हैं वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी आनुवांशिक विकारों की। आज के इस सत्र में हम इस माइक्रोस्कोपिक मिस्ट्री को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। तो चलिए आज के इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां जेनेटिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ही मजेदार लगने वाली है। क्या कभी मन में यह सवाल आया है कि कुछ बीमारियां एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब किसी श्राप की तरह आखिर कैसे आगे बढ़ती हैं? क्या सच में हमारे शरीर के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीन्स हमारा भविष्य पहले से ही तय कर देते हैं? ये ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान करते आए हैं। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि शरीर के अंदर मौजूद ये कोड्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये आनुवांशिक विकार आखिर भला क्या है। इसे एक छोटे बच्चे की तरह समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा शरीर एक बहुत बड़ा सुपर एडवांस्ड कंप्यूटर है और इसके अंदर मौजूद डीएनए, जीन या क्रोमोसोम्स इसके सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट? ये सॉफ्टवेयर माता-पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। अब सोचिए अगर इसी माइक्रोस्कोपिक सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच आ जाए, कोई खराबी आ जाए, तो क्या होगा? पूरा सिस्टम क्रैश होने लगेगा। बस इसी खराबी, इसी असामान्यता के कारण जो रोग पैदा होते हैं ना, उन्हें ही आनुवांशिक विकार कहा जाता है। ये बाय बर्थ होते हैं और माता-पिता से संतानों में चले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, सवाल ये उठता है कि शरीर के इस परफेक्ट कोड में खराबी आखिर आती कहां से है? चलिए उस असली मुजरिम से मिलते हैं जो इस पूरी जेनेटिक मिस्ट्री के पीछे छुपा है। और दोस्तों, वो मुजरिम है उत्परिवर्तन, जिसे बायोलॉजी की भाषा में म्यूटेशन कहते हैं। यहां जो सबसे शॉकिंग बात है वो ये है कि डीएनए के किसी खास हिस्से में अचानक से एक बहुत छोटा सा बदलाव हो जाता है। इतना अचानक कि शरीर को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। इस छोटी सी डीएनए एरर की वजह से शरीर में जो सही प्रोटीन बनना चाहिए था वो बन ही नहीं पाता, और जब प्रोटीन ही सही नहीं बनेगा तो पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन आनुवांशिक विकारों को हम दो मुख्य कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है मेंडेलियन विकार, जहाँ गड़बड़ी सिर्फ एक छोटे से जीन में होती है, और दूसरा है गुणसूत्रीय विकार, जहाँ समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, यानी यहाँ पूरे के पूरे क्रोमोसोम की संख्या या स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पहले सस्पेक्ट पर फोकस करते हैं, यानी मेंडेलियन विकार, जो मेंडल के नियमों का पालन करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे मशहूर नाम है हीमोफीलिया। इसे शाही बीमारी या रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतिहास में यह सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के शाही परिवार में देखा गया था। ये एक एक्स लिंक्ड अप्रभावी विकार है। दोस्तों, इस बीमारी की सच्चाई बहुत खौफनाक है। अगर शरीर में एक छोटा सा कट भी लग जाए ना, तो खून का थक्का नहीं बनता। खून बस बहता ही रहता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। इसमें महिलाएं आमतौर पर सिर्फ कैरियर यानी वाहक होती हैं, जबकि पुरुष इस बीमारी के असली शिकार बन जाते हैं। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, हमारे शरीर का खून जो नसों में बहता है, उसकी लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी आमतौर पर गोल होती हैं। लेकिन क्या हो अगर ये गोल कोशिकाएं अचानक एक धारदार हंसिया यानी सिकिल के आकार में बदल जाएं, ये नुकीली हो जाएं? ऐसा क्यों होता है? इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, और नीट एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसमें खराबी आ जाती है। इस बीटा चेन के ठीक छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह गलती से वैलिन नाम का अमीनो एसिड आ जाता है। सिर्फ इस एक छोटे से रिप्लेसमेंट की वजह से कोशिका का आकार गोल से बदलकर हंसियाकार हो जाता है। अब ये नुकीली कोशिकाएं नसों में फंसने लगती हैं, खून का बहाव रुकने लगता है और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। हमारा अगला मेंडेलियन विकार है फेनाइलकीटोन्यूरिया। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें शरीर एक बहुत ही ज़रूरी एंजाइम फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज बनाना ही बंद कर देता है। अब जब यह एंजाइम नहीं बनता तो फिनाइल एलेनीन टूटकर टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और सीधे जाकर दिमाग में जमा होने लगता है। इसका रिजल्ट बहुत ही दुखद होता है। बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक मंदता आ जाती है और जन्म के समय से ही उनके बाल और भौहें एकदम सफ़ेद दिखाई देती हैं। सोचिए सिर्फ एक एंजाइम की कमी से कितना बड़ा टॉक्सिक बिल्डअप हो जाता है।
मेंडेलियन विकार की लिस्ट में आखिरी नाम आता है थैलेसीमिया का। ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें शरीर हीमोग्लोबिन बनाने वाली अल्फा या बीटा ग्लोबिन चेन्स का निर्माण या तो बहुत कम कर देता है या बिल्कुल ही बंद कर देता है, जिसके कारण शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की भारी कमी हो जाती है, जिसे हम आम भाषा में अनीमिया कहते हैं। खून का निर्माण ही बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। चलिए अब हमारी इन्वेस्टिगेशन दूसरे पड़ाव पर आती है, गुणसूत्रीय विकार। यहां समस्या किसी एक छोटे से जीन की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम की होती है। इसे एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं। असल जिंदगी में अक्सर क्या होता है, जब किसी परफेक्ट जोड़ी के बीच कोई अनचाहा तीसरा इंसान आ जाता है, पूरी तबाही ना महाभारत मच जाती है। क्रोमोसोम्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ियों में, पेयर्स में रहते हैं, लेकिन जब जोड़ी के बीच कोई तीसरा क्रोमोसोम आ जाए तो शरीर में टोटल केओस मच जाता है। इसी कंडीशन को जेनेटिक्स में ट्राइसोमी कहा जाता है। और इसी तबाही का नतीजा है ये नंबर 47। हम जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगली 2 बीमारियों में शरीर को मजबूरी में 47 क्रोमोसोम्स के साथ काम करना पड़ता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहला गुणसूत्रीय विकार है डाउन सिंड्रोम। ध्यान दीजिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। इसकी खोज 1866 में लैंगडन डाउन ने की थी। इसमें होता क्या है कि हमारे 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में से जो 21वां जोड़ा है, वहां 2 की जगह अचानक 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। ट्राइसोमी 21, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। टोटल संख्या हो गई 47। इसके कारण व्यक्ति का कद छोटा और सिर गोल हो जाता है। मुंह हमेशा थोड़ा खुला रहता है, जीभ मोटी होती है और सबसे बड़ी बात, उनका शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरह से रुक जाता है। अब 47 क्रोमोसोम वाला दूसरा विकार देखते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये मुख्य रूप से पुरुषों को प्रभावित करता है। पुरुषों में नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम XY होते हैं, राइट? लेकिन इस विकार में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आकर जुड़ जाता है, जिससे ये XXY बन जाता है। अब इस अतिरिक्त X की वजह से एक पुरुष के शरीर में महिलाओं वाले लक्षण जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सब विकसित होने लगते हैं। और सबसे अहम बात, ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से स्टेराइल यानी बांझ होते हैं और संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। चलिए अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 45। अभी तक हमने देखा कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने से क्या तूफान मचता है, लेकिन क्या हो अगर 46 में से एक क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब ही हो जाए? और ये सवाल हमें लाता है टर्नर सिंड्रोम पर। यह विकार सिर्फ महिलाओं में देखने को मिलता है। महिलाओं में नॉर्मली XX क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में एक पूरा का पूरा X क्रोमोसोम गायब हो जाता है। इसे एक्सो पैटर्न कहते हैं, जिससे टोटल संख्या सिर्फ 45 रह जाती है। अब एक इतने जरूरी क्रोमोसोम के ना होने से शरीर में अंडाशय यानी ओवरीज विकसित ही नहीं हो पाते। ऐसी महिलाएं भी बांझ होती हैं और उनमें महिलाओं वाले सेकेंडरी कैरेक्टर्स की भारी कमी होती है। तो दोस्तों, मेडिकल एग्जाम्स में यहां से सीधे सीधे ट्रिकी सवाल बनते हैं, इसलिए एक बहुत ही क्विक और पावरफुल रिकैप पर नजर डालते हैं, जिसे एग्जाम से ठीक पहले आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। इस हाई यील्ड चीट शीट को एकदम रट लेना है। अगर सिकल सेल एनीमिया पूछा जाए तो याद रखना है बीटा चेन, छठा स्थान, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन का आना। अगर बात डाउन सिंड्रोम की हो तो 21वें जोड़ी पर ट्राइसोमी और कुल 47 क्रोमोसोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का मतलब है पुरुषों में XXY यानी 47 क्रोमोसोम, और टर्नर सिंड्रोम का मतलब है महिलाओं में एक X का गायब होना यानी एक्सो पैटर्न और कुल 45 क्रोमोसोम। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन तय कर सकते हैं। जेनेटिक्स की ये दुनिया सच में कितनी अद्भुत है ना? DNA का एक छोटा सा अक्षर या एक क्रोमोसोम का इधर उधर होना पूरा का पूरा जीवन बदल कर रख देता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर से जेनेटिक्स के ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आज जेनेटिक्स की ये गुत्थी सुलझाने में मजा आया हो और ये टॉपिक आसान लगा हो, तो ऐसे ही पावरफुल बायोलॉजी विश्लेषण के लिए एग्जाम क्रैकर्स के साथ बने रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।